हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पे। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आ रही थी कि मैम प्लीज़ आप होम साइंस का जो सैम्पल पेपर है वो लाइए। तो आज हम होम साइंस का सैम्पल पेपर लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए। वो है क्लास 12th का। यहाँ पे ये 0 गलती से लिख दिया है, इसको 2 कर देती हूँ मैं, ठीक है। 12th क्लास का होम साइंस का सैम्पल पेपर है, आप सभी को मैं बता दूँ। और इसको हम हिंदी मीडियम में लेके आए क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो सीबीएसई अपनी तरफ से सैम्पल पेपर रिलीज करती है वो हमेशा इंग्लिश मीडियम में ही करती है, लेकिन मैंने आप सभी के लिए इसको हिंदी मीडियम में कन्वर्ट किया है। ये कौन से ईयर के लिए है? ये 2021 टू 2022 के सेशन के बच्चों के लिए टर्म 1 का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आती रहेगी। तो देखिए, कुछ यहाँ पे हमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी गई है, जर्नल इंस्ट्रक्शंस, उनको देख लेते हैं। आपको पता है कि आपके होम साइंस का है, क्लास 12th का है ये सैम्पल पेपर, और आपको कितना मार्क्स का मिलेगा? 35 मार्क्स का मिलेगा। और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स मिलेगी पेपर में करने के लिए। और जैसा कि हमारा सैम्पल पेपर आया है उसी के अकॉर्डिंगली हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, वैसा ही हमारा जो एग्ज़ाम है वो आएगा सीबीएसई की तरफ से। तो अगर बच्चा इसको नहीं देखता है या इसको सॉल्व नहीं करता है तो उसके लिए फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट करना। तो जिसको फुल में से फुल मार्क्स लाने हैं उसको तो सैम्पल पेपर बिल्कुल अच्छे से अपना सॉल्व करना ही चाहिए। देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी क्वेश्चंस को इक्वल मार्क्स मिले, मीन्स 1 नंबर का है तो 1 मार्क मिलेगा, 2 नंबर का है तो 2 मार्क मिलेंगे। सेकेंड है, क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ए, बी एंड सी। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो कितने सेक्शंस में डिवाइड है? ए, बी और सी में। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो ए, बी एंड सी सेक्शंस हैं उनमें कितने कितने क्वेश्चंस होंगे? उनमें होंगे 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि आपको 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको चॉइस मिली है कि हाँ, ये वाला करना है या फिर दूसरा नीचे दिया गया होगा ये वाला करना है। लेकिन मैं आपको कोई चॉइस देकर नहीं कराऊंगी कि मैं अपनी तरफ से पूरे 25 क्वेश्चंस ही आपके लिए कराऊंगी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटे नहीं। और आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं? 20 क्वेश्चंस ही आपको अटैम्प्ट करने हैं। ऐसे ही बी में है सेम थिंग। फिर सी की बात करें तो सी में 6 एमसीक्यू बेस्ड ऑन अ केस स्टडी। 6 एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो किस पर है? केस स्टडी बेस्ड है वो, ठीक है। और उनमें से हमें 5 को अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ से बात हो जाती है क्लियर। अब चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ जल्दी से। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एग्रोनॉमिक्स के 4 स्तंभों में से कौन सा नहीं है? तो एग्रोनॉमिक्स मीन्स सुकार्यिकी। सभी को पता है एग्रोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? सुकार्यिकी, ठीक है। तो इसके 4 जो स्तंभ होते हैं उनमें से कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। जल्दी से आपके पास ये ऑप्शंस है, कमेंट बॉक्स आपके पास है, जल्दी से ऑप्शंस को टिक कीजिए कि कौन सा आंसर आपकी तरफ से करेक्ट है। और अपने आप को जानने के लिए हमें ये चीज़ करनी होती है, क्योंकि इससे मेरे को कोई बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ बेनिफिट होगा तो आपको होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए फटाफट से कमेंट कर दीजिए जल्दी से। देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स जो है वो एग्रोनॉमिक्स यानी कि सुकार्यिकी के 4 स्तंभों में से एक नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, सेकंड है हमारे पास, राहुल ने एक सैंडविच खाया जो अच्छा लग रहा था और सुखद खुशबू आ रही थी। कुछ ही घंटों में उसने गंभीर पेट दर्द, मतली और उल्टी की शिकायत की। इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब यहाँ पे एक राहुल नाम का कोई लड़का है, उसने सैंडविच खाया है, काफ़ी देखने में वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसके पेट में दर्द हो जाता है, उसे उल्टियाँ लगने लग जाती हैं। तो इस चीज़ के लिए हम किस चीज़ को जिम्मेदार ठहराएंगे, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर ए है खाद्य
अपमिश्रण, बी है भोजन का नशा, सी है खाद्य संक्रमण और डी है भोजन संदूषण। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, जो आपका सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किया है उसके साथ आंसर की भी देता है सीबीएसई, तो उसमें जो भोजन का नशा है उसने इसको करेक्ट किया है। लेकिन मेरे को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि भोजन के नशे से ये बीमारियां नहीं हो सकती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरी तरफ से कौन सा ठीक होगा, ए खाद्य अपमिश्रण। ठीक है, खाद्य अपमिश्रण यानी कि जो खाना है उसमें मिलावट की गई है। वो देखने में सुंदर लग रहा है, उसकी खुशबू सुंदर लग रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या चीज़ डाली गई है और क्या चीज़ नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरी तरफ से। बाकी आपकी मर्जी है, आप देखिए कि आपको कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट लग रहा है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा है, नित्या एक गारमेंट कंपनी की मालिक है और हर दिन अपने काम में जोखिम भरे फैसले लेती है। नित्या एक है, इसमें पूछा गया है कि एक नित्या नाम की एक लड़की है जो कि एक गारमेंट कंपनी है उसकी मालिक है, ठीक है, और वो अपने हर दिन रोज़ाना वो अपने काम में जोखिम भरे फैसले जो है वो लेती है। इसलिए हमसे पूछा गया कि नित्या कौन है, मीन्स नित्या क्या है। इन ऑप्शंस में से देख के बताना है। ऑप्शन नंबर ए है उद्यमी, बी है वेतनभोगी व्यक्ति, सी है मजदूर और डी है अनुपर्ण कामगार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उद्यमी। ठीक है, क्योंकि वेतनभोगी व्यक्ति भी नहीं होगा, उसको सैलरी मिल रही है लेकिन वो किसी की कंपनी में वो काम नहीं कर रही है, वो खुद की कंपनी की क्या है, मालिक है। यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है, हमें साफ साफ बताया गया, इसलिए वेतनभोगी व्यक्ति नहीं होगा, मजदूर तो बिल्कुल नहीं होगा और अनुपर्ण कामगार भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है उद्यमी। चौथा प्रश्न देखिए, भारत में स्वास्थ्य देखभाल 3 स्तरों पर प्रदान की जाती है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नई शब्द दिया है यहाँ पे आपका कि भारत में हमें पता है भारत में जो स्वास्थ्य देखभाल है वो 3 स्तरों पर प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे मैचिंग दी गई है और हमें पूछा है कि कौन सा जो मैच किया है वो करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो हमें गलत देखना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक स्तर PHC, ये बिल्कुल सही है, ये करेक्ट मैच किया गया है इसके साथ, यानी कि ये सही सुमेलित है। तो ये तो नहीं होगा आंसर, हमें गलत ढूंढना है। बी है माध्यमिक स्तर CHC, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और जो ऑप्शन नंबर सी है तृतीयक स्तर CHC, ये गलत है, यहाँ से गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने 5वां, रोगी की पोषण स्थिति का आकलन करते समय नैदानिक पोषण विशेषज्ञ किस कारक पर विचार नहीं करता है। यहाँ पे हमें बोला गया कि एक रोगी है, उसको पोषण देना है, व्यक्ति है तो उसके लिए पोषण लेना काफ़ी ज़रूरी है, तो उसे पोषण देना, तो जो नैदानिक विशेषज्ञ हैं हमारा, वो रोग यानी कि बीमारी के टाइम पे जो पोषण हमें दिया जाता है उसके जो डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट होते हैं, वो किस चीज़ का आकलन नहीं करेंगे पोषण देते समय, यानी कि किस चीज़ को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास एंथ्रोपोमेट्रिक माप, इसको वो बिल्कुल देखेंगे। बी है आहार और दवा के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी, जो आहार है भाई कैसा खाना है, साथ ही साथ जो दवाई है उसकी हिस्ट्री को देखेंगे, ठीक है, उसके बारे में उनको जानकारी लेनी ही बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरा है आपके पास प्रयोगशाला और भौतिक माप पर जानकारी से संबंधित, जो प्रयोगशाला और भौतिक माप है उसकी भी इनको जानकारी लेनी पड़ती है। तो उस विषय में क्या है, उस विषय में ये आंकलन नहीं कर सकते कि हमें रोगी को पोषण देना है या नहीं, तो किस पर ध्यान नहीं देंगे पोषण देते समय, वो नहीं देंगे आहार सर्वेक्षण पर। डाइट के टाइम पर वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई रोगी है तो उसका कहीं वो ना हो जाए, उसकी जो डाइट है वो खराब ना हो जाए, ये वो नहीं सोचेंगे, इसलिए वो आहार सर्वेक्षण पर ध्यान नहीं देंगे। छठा प्रश्न आप सभी के सामने, दूरदराज क्षेत्रों में पूर्व स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए ICDS का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो दूरदराज जो क्षेत्र हैं उनमें जो स्कूल्स हैं वो शिक्षा प्रदान करने के लिए ICDS का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है भाई बताइए जल्दी से। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। पहला है आंगनबाड़ी, दूसरा है
परीक्षण संस्थान, तीसरा है क्रैच और चौथा है डे केयर सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंगनवाड़ी। जो ICDS है उसका प्रमुख क्षेत्र क्या है? आंगनवाड़ी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को करेक्ट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 7वां प्रश्न आपके सामने है, कोडेक्स इंडिया स्थित है। अब जो कोडेक्स इंडिया स्थित है वो कहाँ पर है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो कोडेक्स इंडिया है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको आपके बुक में बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करना है जिनको पता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपके किस चैप्टर से आया है, मुझे कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो। मैं बता देती हूँ, ये आपका चैप्टर नंबर 6 से आया है। ठीक है, 6 चैप्टर से आया है, खाद्य सुरक्षा और खाद्य संरक्षण। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, बी है कृषि और सहकारिता विभाग, सी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डी है स्वास्थ्य महानिदेशालय। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से मुझे। ऑप्शन नंबर जो सी है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसमें जो कोडेक्स इंडिया है वो स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8वां प्रश्न देखिए जल्दी से, इसमें है फूड टेम्परेचर डेंजर जोन में बैक्टीरिया तेजी से गुणा करते हैं, इसका तापमान रेंज क्या है। तो यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि जो फूड टेम्परेचर डेंजर जोन है उसमें जो बैक्टीरिया है वो तेजी से गुणा करते हैं, तेजी से बढ़ते हैं, तो उसका जो तापमान रेंज है वो क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला है 2 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 4 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 6 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखिए अगला प्रश्न 9वां है हमारे सामने। छोटे बच्चों के पास दुनिया को समझने के अलग अलग तरीके होते हैं और उन्हें एक सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्धांत दिया। तो यहाँ पे कैसा प्रश्न आ गया है, हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस तरीके का भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि जो एक बात बोली गई है उस मनोवैज्ञानिक का नाम पूछ लेंगे। तो यहाँ से एक बात हमारी साफ हो जाती है बिल्कुल CBSE की तरफ से कि हमें छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान में रखना है, किसी भी कोने में से उठाकर दे देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। काफ़ी बच्चों को तो अभी भी नहीं पता होगा कि कौन से चैप्टर से है, काफ़ी को पता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो जो छोटे बच्चों के पास दुनिया को समझने के अलग अलग तरीके होते हैं और उन्हें एक सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है, ये बात किसने कही थी, पियागेट ने, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए 10वां प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 यह सुनिश्चित करता है कि कार्य परिसर में डैश की सुविधा है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि जो कारखाना अधिनियम है जो 1948 में सुनिश्चित किया था उसने कि वहाँ पे उस कार्य परिसर में किस चीज़ की सुविधा है, ये हमसे पूछा गया है। तो किस चीज़ की सुविधा है वहाँ पे सुविधा है हमारे, बताइए ऑप्शंस आपके पास है, पहला है कैंटीन, दूसरा है छाया, तीसरा है क्रैच और चौथा है प्राथमिक चिकित्सा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रैच। क्रैच की सुविधा है। इस अधिनियम के तहत ये बात की गई थी कि जो कार्य परिसर है उसमें किस चीज़ की सुविधा होगी, क्रैच की। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 11वां हमारे पास, कच्चे माल को अर्ध तैयार और तैयार उत्पादों में बदलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों और तकनीकों का सेट है। तो कच्चे माल को अर्ध तैयार या फिर तैयार उत्पाद में बदलने के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं तकनीकें, विधियाँ, उनका सेट क्या है ये हमें बताना है। तो ऑप्शंस आप सभी के पास है, पहला है खाद्य विज्ञान, दूसरा है खाद्य निर्माण, तीसरा आपका खाद्य प्रसंस्करण और चौथा है एक दिन और हमेशा के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य प्रसंस्करण। जो खाद्य प्रसंस्करण है यही इन विधियों का सेट है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन HACCP का कार्य नहीं है। तो HACCP
का कार्य नहीं है, ये हमें बताना है इन ऑप्शंस को देखकर। मैं आपको बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो HACCP है इसका कार्य क्या नहीं है, केवल उत्पादकों को संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम बनाता है। तो ये इसका केवल और केवल ये इसका कार्य नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो HACCP है उसका कार्य ये वाला नहीं है। देखिए 13वां प्रश्न है हमारे पास, आपके दादाजी पेट की सर्जरी के बाद बेहोश हो गए हैं, उनके लिए कौन सी विधि पसंद की जाएगी और क्यों। अब यहाँ पे हमें एक सिचुएशन दे दी है, इसमें हमें बोला गया है कि मान लीजिए आपके दादाजी या फिर कोई बुज़ुर्ग जो आदमी है उसकी पेट की सर्जरी हुई है और उसके बाद वो क्या है, वो बेहोश हो गए हैं। तो उस टाइम पर उनको किस विकल्प के द्वारा खाना जो है वो उनको दिया जाएगा। यानी कि हमारे पास 3 विकल्प होते हैं खाना देने के, भोजन देने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है मुंह के द्वारा, दूसरा होता है नली के द्वारा और तीसरा होता है अंतःशिरा के द्वारा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बेहोश होने पर भोजन देने के कितने तरीके हैं, तो वो केवल और केवल 2 तरीके ही होते हैं आपके। वो कौन कौन से, नली द्वारा और अंतःशिरा द्वारा, क्योंकि मुंह के द्वारा तो दे ही नहीं सकते जब व्यक्ति बेहोश है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है मौखिक भोजन और चबाने में आसान, यहाँ से कट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया बेहोशी की हालत में हम मुंह के द्वारा खाना नहीं दे सकते। दूसरा है ट्यूब फीडिंग और पचाने में आसान, ये भी यहाँ से कट हो जाएगा क्योंकि वो अभी बेहोश हैं, उनको होश नहीं आया है। तीसरा है अंतःशिरा आहार और पोषण प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब किसी की सर्जरी होने के बाद वो बेहोशी की हालत में है तो उस टाइम पे हम उसे अंतःशिरा के द्वारा आहार और पोषण प्राप्त कराएंगे। अब अंतःशिरा आप सभी को पता है, हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो जो बेहोश होते हैं या फिर उन्हें खाना खाने में या खाना लेने में प्रॉब्लम है किसी वजह से, तो उनको एक पाइप लगाया होता है उनके हाथ में, और वो पाइप किससे जुड़ा हुआ होता है, एक ग्लूकोज की बड़ी सी बोतल होती है उससे वो जुड़ा होता है। तो उसके जो ग्लूकोज है वो उस पाइप के द्वारा व्यक्ति के हाथ में जाता है। ठीक है, से जुड़ गया है यहाँ से। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से ही बात क्लियर हो जाती है कि 13 जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी को करेक्ट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, 14th क्वेश्चन है, भारत में पहला SOS गांव किस वर्ष स्थापित किया गया था और लाभार्थी कौन थे। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो भारत है उसमें पहला जो SOS है वो गांव किस वर्ष यानी कि किस ईयर में स्थापित किया गया था और उसकी लाभार्थी कौन है, मतलब कि ये जो स्थापना की गई है SOS की, इससे किन किन को लाभ पहुंचा है, किन के लिए लाभकारी है, या फिर कहें तो किन के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। तो ऑप्शंस है आप सभी के पास। पहला ऑप्शन है 1954 और विकलांग बच्चे, दूसरा है 1964 और परित्यक्त बच्चे, तीसरा है 1965 और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, और चौथा है 1963 और किशोर अपराधी। तो इसका देखिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ना, इसमें प्रत्येक जो लिखा है इसको कट करके आप प्रत्येक कर लीजिए। ये लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है क्योंकि जब हिंदी में ट्रांसलेट करते तो ऐसा हो ही जाता है, इसलिए प्रत्येक की स्पेलिंग तो आप सभी को आती होगी, इसको प्रत्येक कर लीजिए। तो 1964 और प्रत्येक बच्चे को, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि SOS की स्थापना के बाद जो लाभार्थी थे वो प्रत्येक बच्चे थे, कोई विशेष बच्चा नहीं था, ना ही कोई विकलांग बच्चा था और ना ही कोई किशोर अपराधी वाला बच्चा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट है। 15th क्वेश्चन देखिए, धूप में सुखाना खाद्य संरक्षण का सबसे पुराना तरीका है, इसमें खाद्य संरक्षण का कौन सा सिद्धांत शामिल है। अब आप सभी को अगर मैं एक एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन को समझाऊं, तो हम जब आलू के चिप्स बनाते हैं तो उसको हम धूप में सुखाते हैं, ठीक है, या फिर हम गेहूं को धोते हैं तो उसके बाद हम उसको धूप में सुखाते हैं, क्यों, ताकि उसके अंदर से जो पानी है वो निकल जाए, इसीलिए।
तो इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि जो धूप में सुखाना खाद्य संरक्षण का सबसे पुराना तरीका, यानी कि हम बहुत टाइम से इसको अपनाते हुए आ रहे हैं, इसमें खाद्य संरक्षण का कौन सा सिद्धांत शामिल है। अब इसमें ये जो हम तरीका अपनाते हैं इससे क्या चीज़ होती है, यानी कि किस चीज़ के लिए हम धूप में अपने खाने पीने की चीज़ों को सुखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको चिप्स का एग्जाम्पल देके समझाया और गेहूं का दिया। पहला है तापमान में कमी, दूसरा है पीएच में कमी, तीसरा है पानी निकालना और चौथा है ऑक्सीजन की उपलब्धता को नियंत्रित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पानी निकालने के लिए ही हम आलू के चिप्स को उस ऊपर धूप में सुखाते हैं, इसीलिए ताकि उनके अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल निकल जाए और वो अच्छे से सूख जाए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। 16th क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP के विशेषता नहीं है। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि GMP है, उसकी इनमें से विशेषता नहीं है, ये हमें बतानी है। जो निम्नलिखित यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है झूठी लेबलिंग को कम करना, बी है उपभोक्ता संरक्षण, डी है सी है प्रदूषण को दूर करना और डी है गुमराह उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि जो GMP है इसकी कोई भी विशेषता ऐसी नहीं है जिसमें कि जो उपभोक्ता है, यानी कि जो हम हैं, मतलब हम खरीदते हैं सामान को, हमें गुमराह जो है ये GMP नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट है, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखिए 17 क्वेश्चन है आपके सामने। वह बायोकॉन इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। उन्होंने कार्लसन और यूनाइटेड बेवरेजेज में एक प्रशिशु शराब बनाने वाले के रूप में अपना करियर शुरू किया। 2005 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। व्यक्तित्व को पहचाने। अब इसमें यहाँ पे आपको एक पूरी की पूरी स्टोरी सी दी दी है, किसके बारे में ये हमें बताना है, मतलब कि उन्होंने क्या क्या किया था ये हमें बता दिया। तो अगर जिस बच्चे को ये बात पता है कि ये कौन थे तो वो आसानी से बता सकता है इसका आंसर। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये पता ही नहीं है कि वे कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया था, तो उसका आंसर फिर यहाँ से गलत हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, पहला है सुश्री किरण मजूमदार, दूसरा है सुश्री कुसुम मजूमदार, तीसरा है सुश्री किरण मजूमदार शाह और चौथा है यहाँ पे आपका सुश्री कल्याणी मजूमदार शाह। ठीक है, ये यहाँ पे पीछे शाह सारे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट होता है सुश्री किरण मजूमदार शाह। ठीक है, ये थी जिन्होंने जो बायोकॉन इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थी। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताया गया है कि इन्होंने जो प्रशिशु शराब बनाने वाले के रूप में अपना करियर शुरू किया था 2005 में, और इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी इसको करेक्ट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। 18th क्वेश्चन देखिए, आपकी बहन ने नैदानिक पोषण और डायटेटिक्स में डिप्लोमा पूरा कर लिया है। निम्नलिखित विकल्पों में से चुने जो उसके लिए अपना करियर शुरू करने के लिए उपलब्ध है। अब इस प्रश्न में हमसे बोला गया है कि मानो कि आपकी बहन ने जो नैदानिक पोषण और डायटेटिक्स है उसमें डिप्लोमा ले लिया है। ठीक है, अब विकल्प से हमें चुनकर बताना है कि वो किस करियर को शुरू कर सकती है, किस करियर को शुरू करने के लिए मतलब उसको ये दोनों चीज़ों की आवश्यकता थी जो उसने पूरी कर ली है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्कूल काउंसलर, बी है अनुसंधान और विकास और ट्रांसयूटिकल्स, तीसरा है ECCE और चौथा है कृषि उद्योग में। तो ऑप्शन नंबर सी और डी आपका यहाँ से गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कृषि में भी वो नहीं जा सकती हैं और ECCE में भी वो नहीं जा सकती हैं। अब स्कूल काउंसलर में
नहीं जा सकती हैं वो, क्योंकि उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, उसके लिए उन्हें नैदानिक पोषण से क्या करना चाहिए था, ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक करनी चाहिए थी, जो बीए बोलते हैं जिसको हम डिग्री लेनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ओनली डिप्लोमा लिया है। डिग्री अलग चीज़ है, डिप्लोमा अलग चीज़ है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान और विकास और न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भोजन में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने के लिए जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अब इस प्रश्न में बोला गया है, और ये प्रश्न कौन से चैप्टर से आया है मैं पहले बता दूं, ये आया है आपका चैप्टर नंबर 6 से। ठीक है, आप सभी को इसका नाम तो पता ही होगा, अगर पता है तो कमेंट में बताइए जल्दी से। तो इस प्रश्न में बोला गया है कि जो भोजन है उसमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने के लिए जैविक उत्प्रेरक के रूप में कौन कार्य करता है, यानी कि जो हमारा भोजन है उसमें रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि जो केमिकल्स हैं वो डलते हैं। जब हम खेती करते हैं तभी भी तो डलते हैं केमिकल्स, खेती करते हैं तो कीड़े से बचाने के लिए डाले जाते हैं, खाद के रूप में डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, उन सबको हम कीटनाशक बोलते हैं और खाद बोलते हैं, ये सभी चीज़ें। तो ये सभी चीज़ें जो है वो डाली जाती है। इसमें हमें बोला गया है जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो तेज़ी से जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ाने के लिए जो जैविक उत्प्रेरक है उसके रूप में कार्य कौन करता है, यहाँ पे खाली दे दिया करता है, तो बीच में कौन करता आएगा, हमें प्रश्न को समझ के खुद ही समझ लेना चाहिए। तो देखिए, पहला है कीटनाशक, दूसरा है प्रकाश के संपर्क में, तीसरा है एंजाइम और चौथा है नमी। तो यहाँ पे अगर कुछ बच्चे सोचे कीटनाशक होगा, क्योंकि मैम ने पहले ही कीटनाशक बोल दिया है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा आपका, कीटनाशक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जैविक उत्प्रेरक बोला है। दूसरा है प्रकाश के संपर्क में, ये भी नहीं होगा, और देखिए लास्ट देखिए नमी, ये भी नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर सी है एंजाइम, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जैविक उत्प्रेरक यानी कि जिसके अंदर जीव है, जान है। कीटनाशक जो दवाई है उसके अंदर कोई जान नहीं है, लेकिन एंजाइम के अंदर जान है, नमी के अंदर जान भी नहीं है, और प्रकाश के संपर्क में भी जान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी क्वेश्चन है हमारे सामने, उस एजेंसी का नाम बताइए जिसने बच्चों के लिए कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए दिशा निर्देश स्थापित किए। अब इस प्रश्न में बोला गया है कि एक कौन सी एजेंसी है, उसका नाम हमें बताना है, जिसने जो बच्चे हैं उनके लिए क्या किया है, कल्याणकारी कार्य किया है, और साथ ही साथ उनके अधिकारों की रक्षा भी की है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, पहला ऑप्शन है आपके पास NARA, दूसरा है CARA, तीसरा है CAPA और चौथा है RACA। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका यहाँ से, CARA। जो CARA एजेंसी है उन्होंने क्या किया है, बच्चों के लिए कल्याणकारी कार्य किया है, और साथ ही साथ उनके अधिकारों की रक्षा भी उन्होंने ही की है। 21, निम्नलिखित में से कौन आहार चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है। अब इस प्रश्न में बोला गया है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखिए हमें बताना है कि कौन सा आहार चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मौजूदा आहार में संशोधन, दूसरा है पारंपरिक व्यंजनों का ज्ञान, तीसरा है जटिलताओं की रोकथाम, और चौथा है पोषण की कमी का सुधार। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताइए। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये उसका उद्देश्य होता है, हमें नहीं बताना है कि कौन सा उद्देश्य नहीं होता है। दूसरा देखिए बी, पारंपरिक व्यंजनों का ज्ञान, जो ये वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ये उसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर है। समझे, जो पारंपरिक व्यंजन है उनका ज्ञान होना आहार चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है, बाकी जो तीनों है ये इसके उद्देश्य हैं। तो आपको यहाँ से एक फ़ायदा हो गया, आपको यहाँ से जो आहार चिकित्सा है उसके 3 उद्देश्य याद भी हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 आपके सामने आ गया है, किस उम्र में बच्चा अजनबी और परिचित लोगों में अंतर कर पाता है। तो इस प्रश्न में बोला गया है कि किस उम्र में जो बच्चा है वो अजनबी और परिचित लोगों में अंतर कर पाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बच्चा जब
जब हम बच्चे से बोलते हैं कि आपकी मम्मी कहाँ है, तो वो इशारा करके बता देता है, उसको पता होता है कि उसकी मम्मी कौन है। या फिर अगर कोई अजनबी व्यक्ति घर में आया है तो उससे वो बातचीत नहीं कर पाता, उसके साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता है जितना कि वो अपने जानने पहचानने वाले लोगों के साथ होता है। तो उसकी उम्र हमें ज्ञात करनी कि कौन सी उम्र में वो ऐसा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 6 से 8 महीने के बीच में, बी है 8 से 12 महीने, या फिर है 9 से 10 महीने और 10 से 12 महीने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 से 12 महीने के बीच में जो है बच्चे को ये ज्ञात हो जाता है, ये पता चल जाता है कि उसके परिचित लोग कौन हैं और अजनबी लोग कौन हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। और ये कौन से चैप्टर से आया है? चैप्टर नंबर 7 से आया है। आप सभी को इन सभी चैप्टर्स के MCQ मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। देरी किस बात की कर रहे हो? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर अच्छे नंबर लाने हैं। तो ऐसे चुटकियों में तो नंबर नहीं मिलेंगे, टीचर के पास फ्री में तो नहीं है नंबर देने के लिए हर स्टूडेंट को। अगर टॉप करना चाहते हो अपने स्कूल में या फिर CBSE के टॉपर बनना चाहते हो तो मेहनत बहुत 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 ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, साल्मोनेला बैक्टीरिया कितने मिनट में अपनी संख्या को दुगना कर सकता है? तो साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो किस चीज़ में पाया जाता है? जैसे कि साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, कभी कभार अगर हम उसको गर्म ना करके डायरेक्टली ऐसे पी लेते हैं, ठंडा ठंडा ही पी लेते हैं लाके, तो क्या हो सकता है वो सीधे हमारे आंतों में चला जाता है और वहाँ पे जाके जो है बैठ जाता है। ठीक है, तो साल्मोनेला बैक्टीरिया कितने मिनट में अपनी संख्या को दुगना करते हैं ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है हर 10 मिनट में, दूसरा है हर 20 मिनट में, तीसरा है हर 40 मिनट में और चौथा है हर 5 मिनट में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो 20 मिनट है, हर 20 मिनट में साल्मोनेला बैक्टीरिया जो है वो अपनी संख्या को दुगना कर देता है। यानी कि अगर पहले 4 था तो 20 मिनट बाद वो 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उन वर्षों का उल्लेख कीजिए जिनमें वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति तथा राष्ट्रीय युवा नीति को अपनाया गया। तो इस प्रश्न में हमसे बोला गया है कि हमें उन वर्षों यानी कि उन ईयर्स का पता लगाना है जिनमें जो वृद्ध व्यक्ति हैं और उनके लिए राष्ट्रीय नीति या फिर राष्ट्रीय युवा नीति अपनाई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1999 और 2003, दूसरा है 1998 और 2003, तीसरा है 1999 और 2004 और चौथा है 1998 2004। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन्हीं वर्षों में 1999 और 2003 में ही क्या है, वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति तथा राष्ट्रीय युवा नीति को अपनाया गया था। तो फटाफट से 25वां क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम। प्राकृतिक खाद्य पदार्थों या निर्मित खाद्य पदार्थ उत्पादों में मौजूद घटकों की पहचान करें जिनमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए विशिष्ट अवयवों को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न में बोला गया है कि जो खाद्य पदार्थ हैं और निर्मित खाद्य पदार्थ हैं उनमें मौजूदा जो घटक होते हैं उनको पहचान करें जिनमें जो स्वास्थ्य लाभ है वो प्रदान करने के लिए विशिष्ट अवयवों को शामिल किया गया। यानी कि स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए जो विशिष्ट अवयवों है उनको शामिल किया गया, ये हमें बताना है, उसका नाम हमें बताना है कि वो मौजूदा घटक कौन से हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, तो देखिए ऑप्शंस 4 है आपके पास। जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं बताती हूँ इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो मौजूदा घटक है उनको इसमें शामिल किया गया है। क्या करने के लिए? स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए। खाद्य पदार्थ और या फिर निर्मित खाद्य पदार्थ में एक तो प्राकृतिक खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि आपके फल सब्जी हो गए, और निर्मित जो मानव ने बनाए हैं जैसे कि गेहूं से आटा बना लिया, आटे से बिस्किट बना लिया, इस तरीके से। तो आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चंस मैंने आज की क्लास में आपके कंप्लीट करा दिए। किसके? सैम्पल पेपर के। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों की कि प्लीज़ मैम सैम्पल पेपर लाइए, और कहीं ना कहीं सैम्पल पेपर करने से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम
कि हाँ भाई हमने सैम्पल पेपर कर रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली उसी पैटर्न में हमारा जो पेपर है वो भी आएगा। तो उसमें थोड़ा सा बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ अगर मैंने सैम्पल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लिया है तो। ठीक है, इसीलिए सैम्पल पेपर को सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलना। मैंने कराया है, माना मैंने कराया, लेकिन आप इसके करेंगे जब आपके पास ई बुक आ जाएगी, तो मैं ई बुक में आपको ये सैम्पल पेपर भी दूंगी पूरा का पूरा, क्योंकि सीबीएसई ने इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया है और आपको हिंदी में करने में इसको बहुत टाइम लगेगा और बहुत डिफ़िकल्ट भी होगा। मेरे को इतना टाइम लगा है, तभी तो ये जो सैम्पल पेपर है लेट आया है। इसीलिए ई बुक में दूंगी, तो आप ई बुक में इसे ई बुक यानी पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद आप आसानी से अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना देखे। अभी तो आपने पूरा समझ लिया, फिर बिना देखे आपको खुद ही सॉल्व करना है, तभी आप कॉन्फिडेंट होना। और ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होना। ओवर कॉन्फिडेंट होके ही हम सबसे जो बड़ी गलती है वो कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही कहूँगी मैं कि आज मैंने 25 क्वेश्चंस ही आपके कराए हैं। मतलब सेक्शन ए जो है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। अब हम सेक्शन बी पर आएंगे, फिर सी पर आएंगे, वो बात की बात है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हिंदी में ट्रांसलेट करने में। अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। और प्लीज़ 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 आप कमेंट जो है वो करना, क्योंकि मेरी मेहनत को अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं तो आपको अप्रिशिएट कर सकती हूँ कि हाँ आपने इसका करेक्ट आंसर दिया है, तो हाँ आपको आता है, वेल डन या फिर एक्सीलेंट, वेरी गुड, जो भी। लेकिन मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने वाला तो सिर्फ आप ही हैं। आपको तो बहुत लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपके स्कूल टीचर्स कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स कर सकते हैं। मेरे को अगर असली तरीके से अगर मेरे को कुछ मेरे काम को तारीफ़ पानी है मुझे, तो उसके लिए तो आप ही कर सकते हैं मुझे अप्रिशिएट। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, चाहे आपको जैसा भी लग रही है वीडियो। अगर आपको ख़राब लग रही है तो आप वीडियो तो कोई बात नहीं, आप ख़राब कमेंट भी कर सकते हैं कि नहीं मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं ये नहीं चाहती कि आप खाली यही करें कि मेरे को अच्छी लगी या एक्सेट्रा जो भी। अगर ख़राब लग रही तो आप ख़राब कर दीजिए, कोई बात नहीं। मेरे को पता चलेगा कि हाँ मेरे को नेक्स्ट टाइम से अपने इस मिस्टेक को सुधारना है, ताकि बच्चों को जो है वो ख़राब ना लगे। और प्लीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और साथ ही साथ अगर जितनी लाइक्स आएंगी उसके अकॉर्डिंगली आपका जो पार्ट नंबर 2 है इस सैम्पल पेपर का, मैं उतनी जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। तो लाइक्स आप प्लीज़ इसे 200 लाइक्स तक पहुँचा दीजिए जल्दी से जल्दी। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके फटाफट इसे ज्वाइन कर लीजिए। यूनिक क्लासेस के नाम से है, आप सभी को पता होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम भी हमारा है, वो किसके नाम से, वो भी यूनिक क्लासेस के नाम से, उसे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम इसके पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और मैं आपके लिए जो इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ है वो बनाती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच।